Very good morning students. Welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. Today we are going to discuss a very important topic of class 12 physics, that is meter bridge. आज से हम लोगों के लेक्चर में स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. आज से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. ओके, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर I would like to recall the previous topics which we have discussed in this chapter till now. We had started with electric current, drift velocity, whole concept of drift velocity, electrical resistance, numerical based on resistivity, effect of temperature on resistance and resistivity. Then we read color coding of carbon resistors. After that we had done 4 lecture of combination of resistors. हम लोगों ने combination of resistors का 4 लेक्चर किया. होल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े. आफ्टर दैट वी हैव डन वन कंप्लीट लेक्चर ऑफ किरचॉफ्स लॉ, हाउ टू कैलकुलेट किरचॉफ्स लॉ बाय यूजिंग केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एंड केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ. आफ्टर दैट इन लास्ट लेक्चर we have read about combination of cells, series combination of cells, parallel combination of cells, mixed grouping of cells. Okay, these all topics are already available upon this channel. Okay, and current electricity के अलावा 2 चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स के, that is electric charges and fields and electrostatic potential and capacitance are already uploaded upon this channel. क्लास 12 फिजिक्स के 2 चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड कर दिए गए हैं. ठीक है, अपलोड कर दिए गए पहले ही. ठीक है, आज ये मीटर ब्रिज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का 13वां लेक्चर है. कि कौन सा लेक्चर है ये? 13वां लेक्चर है. आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. ओके, एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज होता क्या है, किस चीज पे वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन कैसे ड्रा करते हैं, इसका वर्किंग क्या है, और इसको न्यूमेरिकल के रूप में बोर्ड लेवल तक कैसे अप्लाई करेंगे, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट लेवल तक इसके ऊपर में फार्मूला न्यूमेरिकल कैसा आता है, सारे न्यूमेरिकल को हम लोग टैकल करेंगे. आज के लेक्चर के बाद आपका मीटर ब्रिज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, बस इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ आप बने रहिए. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये व्हाट इज मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज होता क्या है? तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. मीटर ब्रिज एक टाइप का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है विच मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करता है. एंड आपको बता दूं कि इट इज द वेरी एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग द रेजिस्टेंस. ये बहुत एक्यूरेट वे है, एक्यूरेट तरीका है रेजिस्टेंस को मेजर करने का. ठीक है, क्या बताया मैंने? मीटर ब्रिज is an electrical instrument which is used to measure the unknown resistance. क्लियर है? इसकी डिफिनेशन क्लियर हो गई. इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने में इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. सेकंड थिंग, ऑन व्हाट बेसिस इट वर्क्स, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट वर्क्स. ये कौन से सिद्धांत पे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज. ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है. आप लोगों को याद हो, मैंने एक लेक्चर किया था व्हीट स्टोन ब्रिज का. व्हीट स्टोन ब्रिज में हमने बताया था अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है, इफ वी हैव 4 रेजिस्टेंस, इफ वी हैव 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4. अगर हमारा क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया हुआ है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता था? सेम हो जाता था. सेम हो जाने का मतलब क्या है कि इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. अगर ये कंडीशन हम लोगों को मिल जाती है, इफ this resistor upon this resistor is equal to this resistor upon this resistor, अगर ये R1 upon R2 is equal to R3 upon R4 इनका रेशियो सेम हो जाता है, तो
इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या है, करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक लगा देते हैं गलवानोमीटर। क्या लगा देते हैं, गलवानोमीटर। तो अगर आपको याद हो अपने क्लास 8th में 10th में पढ़ा होगा, गलवानोमीटर का काम होता है इट डिटेक्ट दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बताता है कि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है या नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं है। अगर इस वायर के अंदर में इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट होगा तो इसके अंदर में क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस वायर में कोई भी करंट मौजूद नहीं है। अगर थोड़ा भी माइक्रो एम्पियर भी करंट प्रेजेंट होगा तो गलवानोमीटर के अंदर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसी की बेसिस पे हमारा वर्क करता है कौन सा चीज, व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क करता है इसी के ऊपर में। ठीक है, सॉरी मीटर ब्रिज वर्क करता है किसके ऊपर में, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर में वर्क करता है। और आपको एक बात मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगी कि जो गलवानोमीटर है वो हम लोगों को बताता है, डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का डिवाइस है, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है, दैट इज मेजर्ड बाय एमीटर। ठीक है, एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, और गलवानोमीटर इट टेल्स अस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हम लोगों को बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, डिफिनेशन मीटर ब्रिज का क्लियर हो गया। और ये आपको पता हो गया कि मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है मैंने बता दिया आपको, क्लियर है। अब देखिए, जैसा कि नाम है मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज इसलिए नाम इसका होता है क्योंकि जिसके अंदर में वायर की लेंथ यूज करते हैं हम लोग वो 1 मीटर की होती है। मीटर ब्रिज, इसकी जो वायर की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1 मीटर। तो आपको 3 बात ध्यान रखनी है। एक तो डिफिनेशन कि मीटर ब्रिज होता क्या है, किसी ऊपर वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर में न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए मैंने बोर्ड पर लिखा है क्या, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट वर्क्स ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन के ब्रिज के ऊपर में वर्क करता है। क्लियर है। अब देखो मैंने लिखा है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा पहले की पॉइंट, यहां लिखा मैंने की पॉइंट। की पॉइंट का मतलब क्या है, लेंथ जो होगी वायर की, जो मैंने लेंथ दिया यहाँ पे ए बी, वो होगी 1 मीटर की। किसकी, कितनी होगी, 1 मीटर की। बट इन न्यूमेरिकल हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मीटर ना लेके सेंटीमीटर में लेते हैं। मीटर ब्रिज नाम पड़ा है क्योंकि इसकी लेंथ होती है 1 मीटर। बट व्हेन वी सॉल्व न्यूमेरिकल वी टेक इट इन सेंटीमीटर। हम लोग इसको किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं। तो मैंने की पॉइंट लिखा है लेंथ 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये लेंथ, और इट शुड हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। हर जगह पे क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, वायर का सेम होना चाहिए। फिर मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है इट शुड बी मेड अप ऑफ सच अलॉयज। ये ऐसे अलॉयज का बना हुआ होना चाहिए whose resistance does not depend on temperature। ये ऐसे अलॉयज का बना हुआ होना चाहिए जिसका रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो मैंने पढ़ाया था ऐसा कौन सा चीज है, मैंगनीज, कॉन्स्टेंटाइन, ये सब ऐसे अलॉयज हैं जिनका टेम्परेचर के ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं होता है। जब मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी पढ़ाया था तब वहां पे पढ़ाया था मैंने ये चीज कि ये सब ऐसे अलॉयज हैं जिनके ऊपर में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। दीज आर द की पॉइंट्स फॉर द मीटर ब्रिज। अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट को आराम से देखिएगा। देखो हमारा वायर का लेंथ ए बी है। ठीक है, अब देखो ये जो लगा हुआ है ये और ये हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है, ये बने हुए होते हैं मेटालिक प्लेट के। किसके बने हुए होते हैं, मेटालिक प्लेट के। लेकिन जो हमारा आइडियल कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने लिया है कॉपर, कि ये और ये जो प्लेट हमारी है वो बनी हुई है कॉपर प्लेट। किसकी बनी हुई है, कॉपर की। और कैसी है, ठीक मेटालिक प्लेट है ये। आप सिल्वर की भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने किसकी लिया है, कॉपर की, ठीक मेटालिक प्लेट। ठीक है, 3 प्लेट। और उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है जो हमारा क्या है, कैपिटल आर है। रेसिस्टेंस कैपिटल कनेक्ट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे
कि इस प्लेट से और इस प्लेट से मैंने एक और रेसिस्टेंस कनेक्ट किया है एस है। ये जो आर होता है ये अननोन रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टेंस हम लोगों को पता नहीं होता है। इसका रेसिस्टेंस ये हमारा क्या है, डिजायरेबल है, इसको हम पुटअप करते हैं। देखो इस बॉक्स के ऊपर में मैंने लिख दिया है बॉक्स, यहाँ पे फिन्स लगी हुई है, तो ये हमारा क्या होता है, नॉन रेसिस्टेंस, या इसी को हम बोलते हैं डिजायरेबल रेसिस्टेंस। ये हमारी डिजायर होती है कि यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना होगा, इसको घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। क्लियर है? अब देखो जो ये ए बी का लेंथ है वो 1 मीटर होता है, क्या होता है 1 मीटर। अब हम क्या करते हैं, इस हमारी कॉपर की जो थिक मेटालिक प्लेट है इससे एक वायर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वायर कनेक्ट करते हैं, और वायर को कनेक्ट करके इस वायर के ऊपर में हम लोग चेक करते हैं, उठा के चेक करते हैं इस तरीके से। क्या चेक करते हैं सर, नल पॉइंट चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो अब सवाल ये होता है कि सर आप बोल रहे हो कि ए से लेके बी तक का जो वायर है उसके ऊपर में हम लोग इसको उठा के बार बार चेक करते हैं, किसको, जॉकी को। ठीक है, देखो ये जो हमारा वायर है ये, अब देखो इस पे मैंने बोला है कि यहाँ गैल्वानोमीटर लगा दिया है, यहाँ ये जॉकी क्या है सर, मेटल रोड विथ नाइफ एज, ठीक है। जो हमारा ये है मेटल रोड का बना हुआ होता है और नाइफ एज उसका होता है, जॉकी जो है। अब हम क्या करते हैं, जो ए बी वायर है इसके ऊपर में हम लोग जॉकी को उठा के मूव कराते हैं, इसको स्लाइड नहीं करते हैं। स्लाइड करेंगे तो क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, रगड़ आएगी, वायर घिसेगा, तो हम लोग उठा के रखते हैं, ऐसे उठा के, ठीक है। क्यों लगता है सर, वायर पे ऐसा पॉइंट चेक करते हैं जहां पे गैल्वानोमीटर की जो रीडिंग हो वो क्या मिले हम लोगों को, जीरो रीडिंग हो, मतलब कि गैल्वानोमीटर के अंदर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए। अगर गैल्वानोमीटर के अंदर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन आएगा, तो हम लोग मान लेंगे कि वो पॉइंट है जहां पे नो डिफ्लेक्शन है। तो देखो हम लोगों ने इस वायर के ऊपर में जॉकी को उठा के मूव कराया, तो हम लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा डी पॉइंट है, जिस पॉइंट पे डी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम लोगों को जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू, सॉरी नल पॉइंट जो मिल रहा है वो डी पे मिल रहा है, यहां पे जीरो डिफ्लेक्शन है। वायर में पूरा बहुत सारा पॉइंट है, तो डी पॉइंट वो है जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है। गैल्वानोमीटर की रीडिंग क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी गैल्वानोमीटर की रीडिंग जीरो आ गई, इसका मतलब ये है कि जो ब्रांच सीडी है, ये जो ब्रांच है सीडी ब्रांच जो हमारी है, वहां पे कोई भी करंट मौजूद नहीं है, ठीक है। देयरफॉर इट इज लुकिंग लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो इसके अंदर में कोई करंट नहीं है, तो किसके जैसा दिख रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा। और ये बात देखेंगे ना कि ये जो दो प्लेट हमारी होती है उससे बैटरी कनेक्टेड होती है, एक की होती है ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, की लगी होती है ऑन ऑफ करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप इस थ्योरी को लिखना अपनी कॉपी पे, फिर कंस्ट्रक्शन में की पॉइंट को लिखना, इसका कंस्ट्रक्शन ड्रा करना, फिर लिखना आप नल पॉइंट किसको बोलते हैं। मतलब कि हम लोग वायर के ऊपर में वी सर्च नल पॉइंट, हम लोग नल पॉइंट को सर्च करते हैं। नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो वैल्यू देता है, जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो वैल्यू देता है। फिर इस बात लिख दीजिएगा, फिर दिया गया कि वी हैड गोट डी पॉइंट, हम लोगों को कौन सा पॉइंट मिला, डी पॉइंट मिला वायर पे, डी पॉइंट मिला जहां पे डिफ्लेक्शन क्या जीरो है। देयरफॉर इट इज लुकिंग लाइक, किसके जैसा दिख रहा है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो ये वाली वैल्यू जीरो हो गई, अब देखो ये रेसिस्टेंस अपॉन ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस अपॉन में ये रेसिस्टेंस, यहां तक की वैल्यू एल, तो यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस एल। टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, यहां तक की हम लोगों ने वैल्यू मानी एल, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 100 माइनस एल। अब देखो कि जब इसके अंदर में कोई करंट मौजूद नहीं है, ये रेसिस्टेंस अपॉन ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस अपॉन ये रेसिस्टेंस, तो किसके जैसा हो गया, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा हो गया। तो सबसे पहले इसको लिखने के बाद आप लिख देना अपनी कॉपी पे, लेट आर ओम पर सेंटीमीटर बी द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। बिकॉज बोर्ड में आप लोगों को थ्योरी भी लिखनी होती है, इसलिए मैं बोर्ड पे थ्योरी जरूर लिखता, क्योंकि आप लोगों को ये हेल्पफुल होगा स्टेट बोर्ड के लिए और सीबीएसई के लिए। लेट आर ओम पर सेंटीमीटर बी द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जो मैंने यहाँ पे लेंथ लिखा है ये माना है कि एक सेंटीमीटर में 1 ओम रेसिस्टेंस है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 1 ओम रेसिस्टेंस है। अब देखो अगर मैं देखूं रेसिस्टेंस ऑफ ब्रांच एडी,
अगर मैं लिखूं रेसिस्टेंस ऑफ ब्रांच एडी, तो कैसे लिखेंगे? रेसिस्टेंस ऑफ ब्रांच एडी क्या होगा? ऐसे लिख दिया मैंने एडी, लेंथ कितनी है? एल है, और 1 ओम पर सेंटीमीटर में क्या माना हम लोगों ने? आर एल। तो देखो जो रेसिस्टेंस आएगा हमारा, किसके लिए रेसिस्टेंस आएगा? रेसिस्टेंस फॉर द ब्रांच एडी क्या आ जाएगा हमारा? आर एडी इज इक्वल टू आर इंटू एल। उसी तरीके से अगर हम लोग निकालें किसके लिए? रेसिस्टेंस ऑन ब्रांच डीबी, डीबी ब्रांच के लिए हमारा रेसिस्टेंस क्या होगा? हो जाएगा ये आर इंटू 100 माइनस एल, आर इंटू 100 माइनस एल। छोटे छोटे पॉइंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, बिल्कुल केयर कीजिए, ठीक है। अब देखो आप कि जब ये इसके अंदर में करंट हमारा जीरो हो गया, करंट जीरो का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर, इस पोटेंशियल पॉइंट पर हमारा क्या पोटेंशियल सेम हो गया। पोटेंशियल सेम जब होता है तभी हमारा करंट फ्लो नहीं करता है। करंट को फ्लो करने के लिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होना चाहिए। जब तक हायर पोटेंशियल, एक जगह पोटेंशियल हाई एक जगह लो नहीं होगा, करंट विल नॉट फ्लो। अब देखो यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा? आर अपॉन आर एडी, आर अपॉन आर एडी इज इक्वल टू एस अपॉन ये रेसिस्टेंस, एस अपॉन ये रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर डीबी, ठीक है। ये रेसिस्टेंस अपॉन ये रेसिस्टेंस अपॉन ये रेसिस्टेंस, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि इसकी वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू कितनी है? आर एडी की वैल्यू कितनी है भैया बताओ? आर एडी की वैल्यू कितनी हमारी है? आर एल है, इज इक्वल टू एस। आर डीबी की वैल्यू कितनी है? आर 100 माइनस एल, यही तो वैल्यू है। अब देखो ये आर से आर कट जाएगा, तो यहां से अननोन रेजिस्टेंस आ गया, आर इज इक्वल टू एस एल अपॉन में 100 माइनस एल, ठीक है। यही तो अननोन रेजिस्टेंस है, इस फॉर्मूले से हो जाएगा आर इज इक्वल टू एस एल अपॉन में 100 माइनस एल, ठीक है। ये अननोन रेजिस्टेंस था। आप देखो कितना सिंपल तरीके से हमारा अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जा रहा है, और इट गिव्स अस एक्यूरेट वैल्यू। ये हम लोगों को एक्यूरेट वैल्यू देता है, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कि ये व्हीटस्टोन की तरह कैसे बिहेव कर रहा है? आप देख लो, अगर आपको समझ नहीं आया तो कैसे ड्रा कर देना। एक पॉइंट ए लो, जैसे हम लोग ड्रा करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, एक पॉइंट ए लो, एक बी लो, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे सी है, एक यहाँ पे डी। मैं छोटा फिगर ड्रा कर दे रहा हूं। अब देखो ए से डी, ए डी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है? मैं मान ले रहा हूं ए डी के बीच में हमारा कौन सा रेजिस्टेंस है? आर ए डी है, ठीक है। अब देखो बी डी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है? ये वाला है। इसमें कौन सा रेजिस्टेंस मानेंगे मैं? आर डी बी, आर डी बी। अब देखो सी और बी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है? देखो सी और बी के बीच में रेजिस्टेंस हमारा है एस, और ए और सी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है? सही से बन जा, आर। अब बीच में हमारा कौन सा लगा हुआ? क्या लगा हुआ है? गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, ये तो लगा हुआ है। अब देखो इसके अंदर में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, जीरो, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जहां पे हम लोगों को गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन जीरो दिया है। तो देखो किसके जैसा हो गया? यही तो हो गया किसके जैसा? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा। ये फॉर्मूला इसी के ऊपर तो अप्लाई होता है, ठीक है। और क्लियर हो गई है? अगर समझ नहीं आया दोबारा वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, नोटबुक में अपनी ये पहले थ्योरी लिखिएगा, कंस्ट्रक्शन ये सब पॉइंट डाल दीजिएगा, ये डायग्राम ड्रा कर दीजिएगा, फिर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक बात और, सीबीएसई में या स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई जॉकी शुड नॉट बी स्लाइडेड। ये जो जॉकी है ये वायर के ऊपर में स्लाइड क्यों नहीं किया जा सकता? स्लाइड क्योंकि अगर स्लाइड करेंगे तो वायर घिस जाएगा। वायर घिसने का मतलब क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। इस बात रहेगा, बिकॉज इट विल इफेक्ट द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, सो वी शुड नॉट स्लाइड दी जॉकी। हम लोगों को जॉकी को उठा उठा के चेक करना चाहिए, किस जगह पे हमारा डिफरेंस जीरो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे चेक करेंगे। वी शुड नॉट स्लाइड नहीं करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर में न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल कैसा आता है इसके ऊपर में। देखिए मैंने दो क्वेश्चन लिया है ऑन द बेसिस ऑफ मीटर ब्रिज। हम लोगों ने दो सिंपल क्वेश्चन लिया है मीटर ब्रिज का। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे न्यूमेरिकल के ऊपर में आएगा। देखो हमें बोला है फाइंड आर, अननोन रेजिस्टेंस आर है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नल पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर,
नल पॉइंट जो हमारा है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है। नल पॉइंट क्या होता है? नल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर डिफ्लेक्शन जीरो होता है, डिफ्लेक्शन जीरो दिखाता है। कौन? गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो जहां पे होता है वो हमारा नल पॉइंट होता है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहां से या यहां से। याद रखना मीटर ब्रिज में हमेशा जो दिया जाएगा नल पॉइंट, जीरो यहां होगा, 100 यहां होगा। इसका मतलब यहां से दिया हुआ है ये 40 सेंटीमीटर है और ये रिमेनिंग कितना है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये किसमें है? पैरेलल में। तो सबसे पहले आप पैरेलल रेजिस्टेंस को किसमें लाओगे? सीरीज में लाओगे। क्या हो जाएगा? R इक्वल इक्वल टू मा। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और दो रेजिस्टेंस होता है तो हम लोगों ने बताया था शॉर्टकट फॉर्मूला मा। एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड। दो को मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा कितना हो जाएगा? 12 4 जा कितना हमारा हो गया? 48। यस और नो? और ऐड करो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 16। कितनी वैल्यू आ गई? हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम। किसका आ गया? 3 ओम। अब फॉर्मूला वही लगा देंगे, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3/40 इज इक्वल टू, ठीक है देखो ये हो जाएगा ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। 3 इसका रिक्वेंडेशन कितना आ गया? 3 आ गया। 3/40 इज इक्वल टू R अपॉन 60। तो देखो यहां से आंसर आ जाएगा, कर दिया, ये आ जाएगा 6 × 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू R। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9/2 इज इक्वल टू R। हमारी वैल्यू आ गई 4.5 ओम। अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी आ गई? 4.5 ओम। समझ आ गई कंसेप्ट? अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, इसमें वही दिया हुआ मेरे को अननोन रेजिस्टेंस R फाइंड आउट करना है। अब सवाल ये है कि R कौन सा है, तो R ये दिया हुआ हम लोगों को। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस R दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। या मान ले आप अगर चाहो तो क्वेश्चन में इसको मान लो 4। ठीक है, 4 मान लो। ठीक है, निकल जाएगा आपसे। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकालो और हम लोगों को नल पॉइंट देगा 25 सेंटीमीटर। फिर से ये 0 होगा और ये 100 सेंटीमीटर होगा। ऑलवेज ये 0, 25 का मतलब यहां से 25 है और रिमेनिंग ये कितना हो जाएगा? 75। तो ये किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पहले आप सीरीज में निकाल लो। क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, ये निकाल लो और उस वाले के लिए निकालोगे R इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा? 2 है, 2 वाले के लिए मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा? 4 × R अपॉन में R प्लस 4। ठीक है, अब इसका निकाल लो आप। 6 3 4 का एलसीएम कितना आएगा? ये सिंपल मैथ भैया आप कर लो। 2 3 जा 6, 3 2, 3 1 जा 3, 3 3 2, 2 3 जा 6, 3 जा 12। कितना आ रहा है? 12 आ गया यहाँ पे। 12 6 2 जा 2 प्लस 3 4 जा 12 4 प्लस 4 3 जा, ये वैल्यू हमारी आ रही है। ठीक है, सही है ना? एलसीएम कितना है? 12 आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। 6 2 जा 3 4 जा 4 3 जा, तो कितना आएगा? 4 + 2 6, 9/12। 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना हो जाएगा ये? 3R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4। क्या आ जाएगा? RE इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू भी है, क्या करोगे आप? बोलो, कुछ करना नहीं है आपको, वैल्यू आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बार ये अपॉन ये रख दो। क्या कैसे रखोगे? RE अपॉन में 25 इज इक्वल टू ये रख दोगे ना? बोलो कैसे रखोगे? 4R अपॉन में R प्लस 4 और नीचे में क्या वैल्यू रहेगी? 75। ठीक है, सॉल्व करके R की वैल्यू निकाल लेना। R इक्वल करना क्या रखना? ये रख देना 4/3। ठीक है, यहां से आप R की वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर है? बस आपको समझ में आ गया कि हम लोग मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे। ठीक है, देख लो, नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल उठाते हैं इस बार। देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो, इसको नोट डाउन करो। कैमरा में दिख रहा है ना? यस दिख रहा है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को ठीक से देखो, सर्किट को देखो और क्या लिखा हुआ है। हमें दो रेजिस्टर दिया हुआ है एस आर
ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी बोला है नल पॉइंट इज ऑब्जर्व एट 40 सेंटीमीटर। नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर है। नल पॉइंट का मतलब मैं फिर से बता दूं, जहां पे गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन 0 देता है, ठीक है, वो कौन सी, वो कितने दूरी पे है, 40 सेंटीमीटर, यहां से 40 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया इफ ए 2 ओम रेसिस्टर इज एडेड इन पैरेलल, 2 ओम का रेसिस्टर बाद में ऐड कर दिया जाता है, किसके पैरेलल, एस के पैरेलल, द नल पॉइंट शिफ्ट टू 25 सेंटीमीटर, तब जो नल पॉइंट की वैल्यू होती है 25 में। बोला फाइंड आर एंड एस। तो सबसे पहले आप इसी सर्किट को देखो, इस सर्किट में आप इसका फॉर्मूला पुटअप करो तो क्या होगा, S अपॉन 40 इज इक्वल टू R अपॉन 60, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। अब देखो कट रहा तो काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। तो यहां से आपकी S की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, यह आ रहा है हमारा S इज इक्वल टू 2R अपॉन 3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सकते हो 3S इज इक्वल टू 2R, ठीक है। अब देखो ये सर्किट जब ऐसे ड्रा होगा, अब इसके पैरेलल में क्या ड्रा कर दिया गया है, 2 ओम का रेजिस्टर, तो कैसे बनेगा ये देखो, मैं दोबारा बना रहा हूं, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये किसके पैरेलल ड्रा कर दिया गया है, ये 2 ओम का रेजिस्टर एस के पैरेलल ड्रा कर दिया गया है। एक हमारा आर रेजिस्टर तो लगा ही रहेगा, ठीक है। ये कितना रेजिस्टर आप देखो, ये 2 ओम का रेजिस्टर एस के पैरेलल और आर हमारा कहां रहेगा, सीरीज में ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको करंट यहां कर दो। अब देखो एक जो हमारा गैल्वानोमीटर है वो कहां पे लगेगा बताओ, गैल्वानोमीटर को यहां पे लगेगा। फिर इस बार बोल रहा है क्या, जब हमारा 2 ओम का रेजिस्टर एस के साथ पैरेलल में लगाया गया है तो नल पॉइंट शिफ्ट कर गया 25 सेंटीमीटर पे, कितने पे 25। इस बार नल पॉइंट यहां पे ये वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, ये कितनी हो जाएगी 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले ये किसमें है, पैरेलल में है, इसको सीरीज में निकाल लो, क्या आएगा इसकी वैल्यू सीरीज में निकालोगे तो देखो आर इक्विवेलेंट इसका आ जाएगा 2s अपॉन में 2 प्लस s, ये दोनों का आर इक्विवेलेंट ये आ जाएगा। अब लगा दो फार्मूला, क्या लगा दोगे, ठीक है। अब देखो इसका इक्विवेलेंट क्या आ गया 2s अपॉन में 2 प्लस s, दो पैरेलल में लगा हुआ है, मल्टीप्लाई करो ऐड करो। अब देखो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, क्या लिख दिया मैंने, देखो इसकी वैल्यू हमारी ये आई, ये अपॉन ये 25 इज इक्वल टू आर अपॉन 75, 25 से कट गया 75, कितने टाइम में कटा 3 टाइम्स में कटा, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6s, यहां आ गया r 2 प्लस s। अब देखो मैं चाह रहा हूं कि r की वैल्यू ये वाली पुट अप कर दूं, तो मैं यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी r की 3s अपॉन 2 इज इक्वल टू r। अब इस r की वैल्यू को यहां पुट अप कर देते हैं, सिंपल मैथ्स है भैया, आप खुद से भी कर सकते हो। क्या जाएगा ये 3s अपॉन 2 प्लस s इज इक्वल टू s, ठीक है। यहां से कर लोगे, 2 को यहां लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा 2 6 जा 12s। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6s, फिर 3s इंटू s क्या हो जाएगा प्लस 3s स्क्वायर, ठीक है। अब सारी वैल्यू को उधर लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा 3s स्क्वायर प्लस 6s माइनस 12s इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से क्या जाएगा 3s स्क्वायर माइनस 6s इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहां पर सॉल्व कर देते हैं, तो ये कॉमन क्या जाएगा, यहां से s 3s कॉमन आ जाएगा, तो क्या जाएगा ये 3s माइनस 2 बराबर में 0, ठीक है। एक तो यहां से s की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, और एक आएगी यहां से s इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो s तो 0 नहीं होगा, s की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 2, यानी कि इसकी वैल्यू यहां से क्या आएगी 2 आ गई। ये तो समझ में आ रहा ना, सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसमें दोनों में कॉमन 3s ले लिया, एक 3s s की वैल्यू 0 और एक इसकी वैल्यू क्या होगी s माइनस 2। अब देखो जब s माइनस 2 आ गई यहां पुट अप कर दो, r बराबर आ जाएगा r इज इक्वल टू 3s अपॉन 2 है, r इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन में 2 से 2 करे कितना आ गया 3 ओम, ठीक है। हमसे पूछा क्या था r और s का
रेसिस्टेंस बताओ क्या होगा, एक का इस का आएगा 2 ओम और का आएगा 3 ओम। देखो किस तरीके से कर रहा हूं, ठीक है। अब सुनो कि हम लोग कोई भी मेजरमेंट करते हैं, जैसे हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, किसमें, हाँ पढ़ा था, यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ा था कि एरर पढ़ा था, एरर। देखो इसके अंदर में इतना एक्यूरेट वैल्यू होने के बाद भी मैं बोलूं कि कुछ भी एरर नहीं है तो ये गलत होगा, कुछ ना कुछ एरर होती है। क्या सर? एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आर। जब हम लोग रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इतनी सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद भी थोड़ा ये क्या नाम है, एरर होता ही है। क्यों होता है सर? क्योंकि हम लोग मीटर स्केल यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए। क्या यूज करते हैं? मीटर स्केल यूज करते हैं। अब बताओ, मीटर स्केल जो यूज करते हैं तो हर स्केल का एक लीस्ट काउंट वैल्यू होता है। ईच स्केल हैव लीस्ट काउंट वैल्यू। सारे स्केल का एक लिस्ट काउंट वैल्यू है कि वो कितना से कितना कम कर सकता है, उससे छोटी वैल्यू को वो मेजर नहीं कर सकता है। हर एक स्केल का लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट वैल्यू होता है। अगर उससे छोटी वैल्यू आ जाती है तो वो स्केल उसकी रीडिंग नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो मैं बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सर, ये तो सबसे अच्छा तरीका है जिसमें जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर में लिस्ट काउंट नल पॉइंट का इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक्यूरेट वैल्यू देता है। जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर में नल पॉइंट का मतलब जहां पे गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन 0 देता है वो अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन कुछ ना कुछ रहता है। जैसे मैं बात करूं एरर इन मेजर्ड रेजिस्टेंस, वैसे ये यहां से सवाल जो है वो बोर्ड में नहीं पूछता है। अगर जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं 12th के सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के, वहां से इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां सवाल आता है जेईई मेंस एडवांस और नीट्स का। क्या सवाल आया मैं आज करवाऊंगा अभी, ठीक है। इतना परेशान नहीं होना, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, समझने की कोशिश करो। हमने सीखा एरर इन मेजर्ड रेजिस्टेंस। अब जो हम लोग मेजर करके रेजिस्टेंस लाते हैं उसमें एरर क्या आता है? पहला क्या है? ड्यू टू मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एल। ये होता क्या है? ये एरर क्यों होती है? क्योंकि ड्यू टू मेजरमेंट ऑफ एल, जो लेंथ होता है, जो हम लोग पॉइंट करते हैं 40 सेंटीमीटर की दूरी पे नल पॉइंट है, 50 पे है, 25 पे, उसकी वजह से होता है। देखो हमारा फॉर्मूला होता है ये R अपॉन L, एक फॉर्मूला होता है R अपॉन जो लेवल है, और दूसरी हमारी कौन सी है? S अपॉन 100 माइनस L। अब देखो दो जगह पर हमारा लेंथ है, ठीक है। अगर लेंथ में मेजर करने में गड़बड़ी हो गई तो हमारा रेजिस्टेंस भी तो थोड़ा गड़बड़ाएगा। अगर लेंथ को मेजर करने में थोड़ी भी मिस्टेक्स हो गई, थोड़ी भी एरर आ गई, तो क्या अननोन रेजिस्टेंस जो R फाइंड आउट करेंगे उसमें गलती होगी या नहीं होगी? अब क्यों होती है? देखो जैसे देखो कोई स्केल है जिसकी वैल्यू हमारी है 3.1 से 3.2, मतलब कि उसके उस स्केल में लिखा हुआ है 3.1 जैसे 1.1 ऐसे लिखा हुआ है। देखो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 सो ऑन, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। अब देखो अगर ऐसा स्केल है जो मीटर स्केल के रूप में यूज हो रहा है, 3.1 और 3.2 के बीच में कोई भी वैल्यू छोटी वैल्यू होगी उसको मेजर नहीं कर सकता है। देखो क्या मतलब कहने का है? अगर हमारे पास वैल्यू ये आ जाए 3.14 या आ जाए 3.16 या आ जाए 3.18, अगर 3.18 आती है तो हमारा जो स्केल है डायरेक्ट मेजर बताता है कितना? 3.2। अगर हमारी आती है रीडिंग 3.14, वो कितना बताता है? 3.1। तो कहने का मतलब ये है अगर स्केल इस तरीके का बना हुआ होता है तो जो इसके बीच की वैल्यू होती है उस वैल्यू की वो रीडिंग नहीं बता पाता है, उस वैल्यू की वो रीडिंग नहीं बता पाता है। इसलिए मैं बोलता हूं हर एक स्केल का एक लिस्ट काउंट होता है, हर एक स्केल का लिस्ट काउंट होता है जिससे कि उसकी छोटी वैल्यू को वो मेजर नहीं कर पाता है। जैसे देखो इस स्केल अगर है 3.1, 3.2 इसका है लिस्ट काउंट है। अगर इससे छोटी वैल्यू आ गई 3.14, 3.16, 3.18 तो वो उसको कंसिडरेशन में नहीं लेगा। तो मेजरमेंट आएगी या नहीं, सॉरी एरर आएगी कि नहीं आएगी? अगर थोड़ा भी मेजरमेंट ये एरर इसमें आ गई, लेंथ में आ गई, तो रेजिस्टेंस में ऑफ कोर्स आएगी। ठीक है या नहीं? ठीक है, अब सब समझ में आ गया होगा कि हर एक स्केल की एक लिस्ट काउंट वैल्यू होती है। अब देखो इसको सही करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर आप याद हो हमने फ्रैक्शनल एरर पढ़ा था क्लास 11th में। जो कैसे पढ़ा था? जैसे हम लोग एक फॉर्मूला लिख रहे हैं y इक्वल टू
ए बी अपॉन सी। इसको कैसे लिखते थे क्या, डेल्टा वाई अपॉन वाई, मतलब एरर इन वाई अपॉन में ओरिजिनल एरर, ओरिजिनल वाई, चेंज इन वाई अपॉन ओरिजिनल। फिर लिखते इसको डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। ठीक है, हम लोगों ने ये फ्रैक्शनल एरर को निकालने के लिए सीखा था क्लास 11th में। अगर मैं इसके फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करूं तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर। अब देखो यहां पे डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर हमारा है इट इज द एरर इन मेजरमेंट। जो डेल्टा आर यहां पे है, डेल्टा आर ये है इट इज द एरर इन मेजरमेंट, और जो हमारा है ओरिजिनल है। तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एस, ओरिजिनल एस, डेल्टा एस अपॉन ओरिजिनल एस। ठीक है, प्लस क्या हमारा डेल्टा एल है, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, और उसके बाद प्लस डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन में एल, यही तो होगा, देख लो। ठीक है, अब देखो इसको मैंने लिख दिया फ्रैक्शनल, डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा एस अपॉन एस, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा 100 माइनस एल। जब अगर एल में एरर आ जाएगी, इसमें भी तो एरर आएगी भैया, एल अगर गलत मेजर हो गया इसकी वैल्यू तो गलत आएगी। अब देखो इसमें जो हमारा ये वैल्यू होता है डेल्टा एस, ये 0 होता है, इसमें कोई एरर नहीं होती क्योंकि ये मेजर वैल्यू होती है, इसको हम लोग खुद डिजायरेबल वैल्यू रखते हैं। तो जो भी हमारा एरर आता है यहां से आता है, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन में 100 माइनस एल। इस फार्मूले से हम लोग एरर इन मेजर रेजिस्टेंस जो आता है उसको हम लोग सही कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, एरर इन लेंथ, ये हमारा है एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब सुनो कि जो मैक्सिमम एरर होता है, मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो होता है वो हमारा होता है लीस्ट काउंट ऑफ स्केल के बराबर। इस बात को लिख लो, मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मैक्सिमम एरर ऑफ मेजरमेंट इन लेंथ, जो मैक्सिमम एरर होता है लेंथ को मेजर करने में वो हमारा होता है लिस्ट काउंट ऑफ स्केल की वैल्यू होता है, लिस्ट काउंट ऑफ स्केल। ठीक है, मैं भी बोला हर एक स्केल का लिस्ट काउंट होता है, उससे अगर छोटी वैल्यू आ गई तो वो स्केल मेजर नहीं कर सकता है। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि इसके ऊपर में हमारे IIT JEE में सवाल क्या पूछा है। बहुत आसान सवाल पूछा था, 2014 में पूछा था, IIT JEE एडवांस में पूछा था, मेंस में भी नहीं पूछा था, एडवांस में था। मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लो। देखो मैंने क्वेश्चन लिया है जो मीटर ब्रिज के ऊपर में आया हुआ था, वो आया था IIT 2014 JEE एडवांस में। IIT 2014 JEE एडवांस में क्वेश्चन आया था। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। अगर आपको एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट होगा मीटर ब्रिज का तो आपसे तुरंत बन जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया है आपको, सर्किट में दिख रहा है, यहाँ R रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ 90 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 40 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर। बोला है नल पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर, फाइंड R इफ द स्केल यूज्ड मेजर्ड 1 mm। जो स्केल यूज हुआ है वो किसमें कितना है, 1 mm में। अब ये 4 ऑप्शन दिया है, बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आप जनरल फॉर्मूला लगाओ, ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से R अपॉन 40 इज इक्वल टू 90 अपॉन 60। ये वैल्यू आ गई, यहां से वैल्यू क्या रही है, 0 से 0 कट गया, फिर इसको ले जाओ वहां, R इज इक्वल टू 90 इंटू 4 अपॉन में 6 से कितनी वैल्यू कटेगा, ये 15 टाइम्स में, 15 4 कितना हो गया, 60 ओम। कितना आ गया, 60 ओम आ गया। ठीक है, अब देखो हम लोगों को लिखना पड़ेगा
जो स्केल यूज हुआ है मेजर कितना कर रहा है 1 mm, मतलब कि थोड़ा गलत, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे 1 mm कर रहा है। तो क्या करेंगे हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे। तो जब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, फॉर्मूला पहले लिख लो, R/L इज इक्वल टू क्या होगा 90/100 माइनस L, 90/100 माइनस L। ठीक है, अब देखो आप इसको फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में लिखो। अगर मैं इसको यहां पे R को सब्जेक्ट बना दूं क्या हो जाएगा, ये L इंटू 90/100 माइनस L। जब R सब्जेक्ट बनेगा तो वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसको हम लोग ऐसे ही लिखो, इसको फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में, डेल्टा R/R, ठीक है, समझ आ रहा है, इज इक्वल टू डेल्टा L/L, ठीक है, जो अभी मैंने सिखाया आप लोगों को, प्लस डेल्टा 100 माइनस L अपॉन में 100 माइनस L। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब देखो वी हैव टू फाइंड डेल्टा R, हम लोगों को डेल्टा R फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप देखो डेल्टा L की वैल्यू कितनी दिया हम लोगों को, हम लोगों को दिया हुआ 1 mm। अगर मैं 1 mm को सेंटीमीटर में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, क्या जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, 0.4। L कितना में दिया हुआ है 40, रख दिया 40 मैंने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 100 माइनस L भी करोगे उसकी वैल्यू वही आएगी, कितनी आएगी 0.1। ये डिफरेंस 100 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 60। ठीक है, यहां से पॉइंट हटाओगे, यहां 400, यहां से पॉइंट हटाओगे 600। ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 400 और 600 का इससे निकालो तो कितना आएगा, शायद आएगा ये 1200, 4 3 जा कितना आ गया ये 300, प्लस 6 2 जा, सॉरी वेरी सॉरी, 4 3 जा ना, ये आ गया 3 प्लस 6 2 कितना आ गया 2, यहाँ आ रहा है डेल्टा R अपॉन में R। अब देखो ये R को मैं वहां भेज देंगे, इस R को डेल्टा R अपॉन R वहां भेज दो, ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं सर। अब देखो R की वैल्यू कितनी हमारी आई है 60 आई है, अगर आई है 5 अपॉन में 1200 इंटू में 60, ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, फिर ये 6 से कितने में कटेगा 60 में 20 आ गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, हमारी वैल्यू आ रही है 1/4। 1/4 का मतलब है 0.25 ओम। इसका मतलब ये है कि जो हमारा R डेल्टा R आ रहा है मेजरमेंट में वो आ रहा है प्लस माइनस 0.25 ओम। जो मेजरमेंट हुआ है उसके अंदर में इतना 0.25 प्लस या 0.25 माइनस का एरर आया है, तो कौन सा सही होगा। तो हम इसको लिखेंगे, आप कैसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं R प्लस माइनस डेल्टा R की वैल्यू कितनी है हमारी 60 प्लस माइनस 0.25, कौन सा ऑप्शन है देखो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा हम लोगों का इसमें इस्तेमाल क्या हुआ, लिस्ट काउंट एरर जो हम लोगों ने पढ़ा था, फ्रैक्शनल एरर पढ़ा था क्लास 11 में पढ़ा था, यूनिट मेजरमेंट में डायमेंशन जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस। तो ठीक है, तो ये हमारा था मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के बारे में मैंने पूरी कहानी बताई कि ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैंने बताया इसके अंदर में कि जो हमारा इट वर्क्स ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की ब्रिज के ऊपर में वर्क करता है। इसका पहले मैंने कंस्ट्रक्शन दिखाया, वर्किंग दिखाया, ठीक है। फिर हम लोगों ने बोर्ड लेवल के फार्मूले देखे। फिर इसके अंदर में जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे उसमें हम लोग गलती हो सकती है, उसकी वजह क्या हो सकती है, मीटर स्केल स्केल अगर है तो उसकी रेंज होती है 3.1 3.2 3.3 ऐसे, बीच की वैल्यू को, लिस्ट काउंट वैल्यू को वो उससे नीचे वैल्यू को वो मेजरमेंट नहीं करता है। इसके लिए हम लोग फ्रैक्शनल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इससे IIT JEE में देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन एडवांस में पूछा था 2014 में, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। प्लीज आप लोगों से मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन, सो दैट the needy students can get benefit of these lectures। मैं जो लेक्चर्स बना रहा हूं ये सारे CBSE बोर्ड के लिए और स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए है ही है, एज वेल एज फॉर JEE मेंस, एडवांस एंड नीट, ठीक है। Those students who are unable to get coaching classes
कैन गेट these टाइप्स ऑफ वीडियोस, लेक्चर्स एंड गेट बेनिफिट। मैं चाहता हूं क्या हूं कि आप लोगों की स्टडीज में थोड़ा हेल्प हो जाए, ठीक है। बस मेरे को दुआ मिलती रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।